क्रिसोफाइट्स के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। और क्रिसोफाइट के बारे में अब तक आप ये जानते हैं कि ये क्रिसोफाइट जो है वो प्रोटिस्टा नाम के किंगडम में हम पढ़ते हैं, है ना। क्योंकि जब हमने प्रोटिस्टा देखा था तो हमने बात करी थी कि प्रोटिस्टा के अंदर आप क्रिसोफाइट की बात करते हो, प्रोटिस्टा के अंदर आप डायनोफ्लैजिलेट की बात करते हो, प्रोटिस्टा के अंदर आप यूग्लिनॉइड की बात करते हो, प्रोटिस्टा के अंदर आप स्लाइमोल्ड की बात करते हो, आप प्रोटोजोन की बात करते हो, प्रोटोजोन के अंदर आप एमीबॉइड, सीलिएटेड, फ्लैजिलेटेड, स्पोरोजोन की बात करते हो, है ना। तो कई सारी बातें आप प्रोटिस्टा के अंदर करते हो। आप ये बात बहुत अच्छे से जानते हो कि इस दुनिया में जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हैं उनको किंगडम प्रोटिस्टा में शामिल कर दिया गया। प्रोटिस्टा एक ऐसा ग्रुप है जो कनेक्टिंग लिंक फॉर्म करता है प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के बीच। कैसे? क्योंकि एक तरफ ये अपने आप को यूनिसेलुलर कहकर प्रोकैरियोटिक फीचर्स को रिप्रेजेंट कर सकता है और एक तरफ ये अपने आप को यूकैरियोटिक कहकर प्लांट, एनिमल और फंजाई के कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकता है। तो सामने वाले ने अगर आपसे पूछ लिया कि ऐसा कौन सा ग्रुप है, ऐसा कौन सा किंगडम है जो यूकैरियोट और प्रोकैरियोट के बीच में एक लिंक फॉर्म करता है, आपसे किसी ने पूछ लिया कि कौन एक यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर के बीच में एक लिंक फॉर्म करता है, आपसे अगर किसी ने पूछ लिया कि कौन प्लांट, फंजाई और एनिमल और प्रोकैरियोट के बीच एक लिंक फॉर्म करता है, तो इन सब सवालों का जवाब एक ही है, किंगडम प्रोटिस्टा। और प्रोटिस्टा के पहले ग्रुप क्रिसोफाइट को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। आपको पहले भी मैंने कई बार बताया था कि प्रोटिस्टा के अंदर आप क्रिसोफाइट, डायनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनॉइड, स्लाइमोल्ड, प्रोटोजोन की बातें करते हो। और ये बात आपने C, D, E, S, P से याद भी की थी। C के बाद D आता है, D के बाद E आता है, E के बाद S और फिर P, है ना। S, P नहीं आता लेकिन आप याद कर सकते हो, ठीक है। तो C, D, E, S, P याद हो गया, C, D, E, S, P, ओके। क्रिसोफाइट में हम पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे और NCERT को कवर करने की कोशिश करेंगे जो आपको लिखित में दिया हुआ है NCERT में। उन्हीं सारे पॉइंट्स को संक्षिप्त में समरी वाले फॉर्म में यहाँ पर पेश किया गया है। तो आइए बिना देर किए जानने की कोशिश करते हैं हम और आप क्रिसोफाइट, ठीक। क्रिसोफाइट के अंदर सबसे पहले आप बात करते हो गोल्डन एल्गे और डायटम्स की। इस बात को अपने दिमाग में उतार लो, ठीक है। क्रिसोफाइट के अंदर डायटम और गोल्डन एल्गे की बात होती है। गोल्डन एल्गे को प्यार से क्या बोलते हैं? गोल्डी नहीं बोलते, डेस्मिड्स बोलते हैं, ठीक है। सवाल नंबर 1, गोल्डन एल्गे को गोल्डन एल्गे क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो एक एल्गे है? नहीं। तो एल्गे नाम क्यों आ गया? ये तो किंगडम प्रोटिस्टा है और एल्गे तो प्लांट्स होते हैं, तो नाम में एल्गे शब्द क्यों जोड़ा गया? क्या लगता है आपको? एल्गे की तरह फोटोसिंथेसिस कर सकता है और एल्गे में मौजूद एक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होती है फ्यूकोजैंथिन। एक एल्गे होता है ब्राउन एल्गे जिसको फियोफाइसी बोलते हैं, प्लांट किंगडम में पढ़ाया जाता है। फियोफाइसी एक ब्राउन एल्गे है, भूरा एल्गे है, भूरा शहवाल है। और ये ब्राउन एल्गे के पास एक पिगमेंट होती है फ्यूकोजैंथिन। कौन सी पिगमेंट? फ्यूकोजैंथिन। फ्यूको वर्ड आपको ब्राउन कलर की याद दिलाता है, इस बात को आप याद कर सकते हैं फूको फूको बीड़ी फूको से, ठीक है। फ्यूकोजैंथिन का फूको वर्ड पकड़ लो, फूको फूको बीड़ी फूको। बीड़ी कौन से कलर की होती है? ब्राउन। तो कहीं भी एग्जाम में आपको फ्यूकोजैंथिन मिल जाए, है ना, फ्यूकस मिल जाए, तो आप बिना देर किए, बिना कंफ्यूज हुए ब्राउन एल्गे टर्म को याद कर सकते हो। तो फ्यूकस या फ्यूकोजैंथिन रिप्रेजेंट्स ब्राउन। और आपको याद कैसे होगा? जैसे होना था मैंने बता दिया, ठीक है ना। बीड़ी सबने देखी है, एक सिगरेट होती है, सिगरेट वाइट दिखती है ना, और बीड़ी ब्राउन होती है। बीड़ी हमने अपने घर में बड़ों को, ठीक है, अक्सर देखा है। बड़ों को मतलब बहुत जो बड़े होते हैं, है ना, या ग्रामीण क्षेत्र में अगर हमारी जान पहचान है तो वहाँ से रिश्तेदारी में जब लोग आते हैं तो उनको अगर आपने बीड़ी का नहीं पूछा या तंबाकू को नहीं पूछा या सुपारी को नहीं पूछा, बुरा मान जाते हैं। इसलिए उनके लिए अलग से थाली रखी रहती है साइड में, जिसमें बीड़ी, तंबाकू, छैनी खैनी और जो है वो और क्या, माचिस रखी रहती है, ठीक है, समझ गए। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ें होती हैं। तो फ्यूकस समझ में आ गया आपको।
तो फ्यूको वर्ड से फ्यूकोजेंथिन याद आ गया, तो फ्यूकोजेंथिन ने इसे गोल्डन नाम दिया क्योंकि ब्राउन, सुनहरा ब्राउन कलर, थोड़ा सा गोल्ड की तरह दिखता है, इसलिए इसको गोल्डन एल्गे बोलते हैं। ठीक है, तो फ्यूकोजेंथिन की मौजूदगी है इसके पास, जो कहीं ना कहीं प्लांट के कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है। दैट्स वाई हमने क्रिसोफाइट को या प्रोटिस्टा को एक लिंक बताया है प्लांट और एनिमल या प्रोकैरियोट के बीच। ठीक है, प्लांट एनिमल के बीच तो नहीं, लेकिन प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक के बीच कहीं ना कहीं एक लिंक है, क्योंकि प्रोकैरियोट होते हैं यूनिसेलुलर, यूकैरियोट होते हैं मल्टीसेलुलर, प्रोटिस्टा बीच में फंसा हुआ है, इसीलिए हमने यूकैरियोट और प्रोकैरियोट के बीच में एक लिंक फॉर्म किया। ठीक है, तो बताओ, अगर किसी ने आपसे पूछ लिया कि प्रोटिस्ट के अंदर जो क्रिसोफाइट है ये इस बात को बता रहा है या नहीं कि प्रोटिस्ट ऑल्सो रिप्रेजेंट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लांट, बता रहा है। कैसे बता रहा है? फ्यूकोजेंथिन नाम के पिगमेंट की वजह से, क्योंकि फ्यूकोजेंथिन तो ब्राउन एल्गे के पास है और ब्राउन एल्गे प्लांट्स में गिने जाते हैं। ठीक है, समझ गए? तो हमने साबित कर दिया कि प्रोटिस्ट जो प्लांट नहीं है, लेकिन फ्यूकोजेंथिन की मौजूदगी की वजह से वो प्लांट की तरह कंसीडर किया जा रहा है। प्लांट की तरह, प्लांट नहीं। बात समझ गए? ठीक, तो मेरे ख्याल से क्रिसोफाइट की 2 एग्जाम्पल डायटम और गोल्डन एल्गे आपको याद हो गए। इसके बाद आता है हैबिटाट। हैबिटाट की अगर हम बात करें तो इसमें फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म भी आते हैं, इसमें मैरीन वाटर ऑर्गेनिज्म भी आते हैं। मतलब ये जो प्रोटिस्ट है ये आपको नदी के पानी में भी मिल जाएगा। फ्रेश वाटर मतलब ताज़ा पानी नहीं जो आप नल खोलकर पीते हो, है ना, या सुबह सुबह जब नल आता है अगर वो पानी आपने पी लिया तुरंत नल से भर के तो आप उसको फ्रेश वाटर बोल रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फ्रेश वाटर हम उस पानी को बोलते हैं जो लगातार फ्लोट कर रहा हो, लगातार बह रहा हो, बिना रुके, बिना थमे, कॉन्स्टेंटली जो फ्लोट करता है, उस पानी को हम फ्रेश वाटर के नाम से जानते हैं। वहीं दूसरी तरफ मैरीन वाटर समुद्र का पानी होता है, खारा पानी होता है, रुका हुआ पानी होता है। अगर किसी ने पूछ लिया समुद्र का पानी खारा क्यों है, तो क्या जवाब दोगे तुम? समुद्र का पानी खारा क्यों है, सॉल्टी क्यों है ना, क्यों है नमकीन? समुद्र का पानी नमकीन क्यों है? नमक है उसमें। वेरी गुड, बहुत अच्छा आपका पॉइंट है। तो वो नमक क्यों है उसमें, वो नमक कहाँ से आ गया उसमें, है कोई जवाब? तो इसका जवाब बहुत अच्छा आपका तुक्का है, लेकिन ये तुक्का गलत है। ठीक है, देखो क्या होता है कि जब नदियों में पानी बहता है तो चट्टानों से, पत्थरों से वो पानी होता हुआ जाता है ना। हम पत्थर सिर्फ सड़क पर पड़े हुए पत्थर समझते हैं, लेकिन पत्थर जो है बहुत सारे एडवांटेजेस हो सकते हैं, है ना। तो जब पानी नदी का पत्थरों से टकराता है तो पत्थर के पार्टिकल जो है पानी में मिल जाते हैं टूट टूट कर। ठीक है ना। तो वो जो पत्थर के पार्टिकल्स होते हैं, जो मिनरल्स होते हैं, है ना, जो छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, वो मिट्टी जो है नदियों से बह बहकर समुद्र में ड्रेन होते हैं। तो सारे मिनरल, सारे जो सॉल्टी पार्ट था पत्थर का, वो सारा समुद्र में पहुंच जाता है। इसीलिए समुद्र का पानी खारा हो जाता है, क्योंकि दुनिया भर की जितनी भी नदियां हैं वो आगे चलकर समुद्र से मिलने वाली है ना। और जब पानी बहता है तो कई सारे पत्थरों से टकराव होता है पानी का, है ना। तो पत्थर के पार्टिकल्स मिलकर नदी में इन्वॉल्व हो जाते हैं और आगे चलकर जब समुद्र में उस पानी को ड्रेन किया जाता है तो समुद्र का पानी अथाह नमकीन हो जाता है। ठीक है ना। तो समुद्र के किनारे क्यारियाँ बनाई जाती हैं और नमक को जो है कोने में लाया जाता है ना। उस नमक को फिल्टर करके, साफ करके और उस थोड़ा आयोडीन मिला के जो 5-10 रुपये मिल जाता है, ठीक है, आपको 25-25 रुपये की थैलियों में बेचा जाता है। टाटा सॉल्ट, देश का नमक। ठीक है, ऐसा। तो ये बिज़नेस भी अच्छा है, आप बोरे में भर के नमक ले आओ और यहाँ पे पन्नियों में बेचो। ठीक है ना। तो समझ में आ गया पानी क्यों खारा है समुंदर का। चलिए, तो फ्रेश वाटर में भी देखने को मिलता है क्रिसोफाइट और मैरीन वाटर में भी देखने को मिलता है क्रिसोफाइट, है ना। ब्रैकिश वाटर वो वाटर है जहाँ पर नदी का पानी समुद्र के पानी से मिलता है ना। जिस स्थान पर नदी का पानी समुद्र के पानी से मुलाकात करता है, मीटिंग पॉइंट, उस मीटिंग पॉइंट को हम बोलते हैं
ब्रैकिश वाटर, ब्रैकिश वाटर। जैसे तालाब का पानी रुका रहता है, तालाब का पानी तालाब जैसे रहता है मतलब वो जो बहता तो है नहीं, रुका रहता है, रुका रहता है, तो उसका पानी मतलब अपन के पीते तो मतलब नुकसान करता है। नहीं कोई नुकसान नहीं करता, क्योंकि इन सब की एक साइक्लिक प्रोसेस होती है जिससे पानी साफ होता रहता है। कई सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो सैप्रोफाइटिक होते हैं, है ना, वो डेड और डिके को कंज्यूम करते हैं, तो उनकी वजह से तालाब का पानी साफ रहता है। किसी भी नदी का पानी भी साफ रहता है, नंबर ऑफ बैक्टीरिया की वजह से, नंबर ऑफ वायरस की वजह से, नंबर ऑफ डिकम्पोजर्स की वजह से, है ना। एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म भी तो मरते ही होंगे, तो उनकी बॉडी को भी डिकम्पोजिशन की प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता होगा। कैसे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से। देयर आर ए नंबर ऑफ माइक्रोब विच डिकम्पोज दी अदर ऑर्गेनिज्म, है ना। डिकम्पोजिशन इस सवाल का जवाब है। डिकम्पोजिशन की वजह से सफाई का कार्य चलता रहता है, लेकिन उसके बाद भी आप तक पहुंचाने से पहले पानी कई सारे फिल्ट्रेशन प्रोसेस से गुजरता है ना। इनके प्लांट होते हैं बड़े बड़े, वहाँ पर पानी को जो है फिल्टर किया जाता है बड़े लेवल पर आप तक पहुँचाने से पहले, है ना। ठीक है, चलिए, तो इनकी सेल वॉल में क्या है? इनकी सेल वॉल में सिलिका है, इनकी सेल वॉल में सेल्यूलोज है ना। सिलिका जो होता है वो एक इनडिस्ट्रक्टिबल चीज़ होती है, इससे आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता। सिलिका को तोड़ना मुश्किल होता है, सिलिका को तोड़ना मुश्किल होता है ना। सेल्यूलोज प्लांट की सेल वॉल में होता ही है, तो अगेन सेल्यूलोज कहकर ये बात साबित हो गई कि कहीं ना कहीं क्रिसोफाइट में प्लांट का एक कैरेक्टर है ना। तो हम कह सकते हैं कि प्रोटिस्ट रिप्रेजेंट प्लांट, प्रोटिस्ट कहीं ना कहीं प्लांट को प्रदर्शित, प्लांट को जो है प्रस्तुत कर रहे हैं, है ना, ऐसा कह सकते हैं। क्यों कह रहे हैं हमेशा? क्योंकि इनके पास एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि हमारे पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है प्लांट की तरह, एक तरफ ये कह रहे हैं हमारी सेल वॉल में सेलुलोज है प्लांट की तरह। तो हम कह सकते हैं ना कि कहीं ना कहीं प्रोटिस्ट प्लांट के कुछ लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। तो ऐसे स्टेटमेंट अगर घुमा फिरा कर बन के आएंगे तो हम कह पाएंगे। इसके बाद आता है वही जो मैं आपसे कह चुका हूँ, फ्यूकोजेंथिन। ये फ्यूकोजेंथिन नाम के पिगमेंट से आपको ब्राउन एल्गे याद आएगा, लेकिन ब्राउन एल्गे की तरह ही ये फ्यूकोजेंथिन आपको प्रोटिस्ट के क्रिसोफाइट में देखने को भी मिलता है, जिसकी वजह से ये फोटोसिंथेसिस कर पाता है और सुनहरा पीले रंग का दिखाई पड़ता है। आया? तो आपसे किसी ने पूछ लिया कि क्यों एक गोल्डन एल्गे गोल्डन है, उसके पास गोल्ड है बहुत सारा, उसके पास फ्यूकोजेंथिन है बहुत सारा, ठीक है। यूट्रोफिकेशन में क्रिसोफाइट मदद करते हैं, बढ़ावा देते हैं। यूट्रोफिकेशन इज द नेचुरल एजिंग ऑफ लेक, नेचुरल एजिंग ऑफ लेक, ठीक है। लेक, एक होता है लैक, है ना, लैक कमी, है ना, ठीक है। लैक, एक होता है लेक, लेक मतलब होता है तालाब, है ना। एक होता है लैक, 1 लाख रुपीस, 2 लाख रुपीस, है ना, 10 लाख रुपीस, ठीक है। ये 1 लाख 10 लाख की बातें आप MBBS के बाद कर सकते हो बड़ी आसानी से, ठीक है। अभी अपन 50 रुपये दे गए, 20 रुपये दे गए रिश्तेदार, 100 रुपये दे गए, 500 अभी रक्षाबंधन आएगा, है ना, तो लड़कियों के साथ साथ भाइयों को ही मिल जाते हैं 50-100 रुपये। कोई मेहमान आता है घर में, बुआ आती हैं तो, ठीक है। नहीं, आप अगर पैर छुओगे और अच्छे से बात करोगे तो आपको ही मिलेंगे, 50 तो पक्के ही रहते हैं, ठीक है। फिर डिपेंड ये भी करता है कि आपकी मम्मी पापा कितने दे के आए थे वहाँ पे जब वो उनके यहाँ गए थे, तो ठीक है, समझ गए। तो कहने का मतलब है नेचुरल एजिंग ऑफ लेक, लेक का मतलब तालाब या किसी भी वाटर रिजर्वायर के नेचुरल एजिंग का ये कारण बनता है। लेक या किसी वाटर रिजर्वायर या किसी रिवर वाटर में जो यूट्रोफिकेशन है, एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें अगर कोई फूड बहुत अच्छे से प्रोड्यूस करे तो वहाँ पर उसे खाने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएंगे, ठीक है, दूसरे हायर ऑर्गेनिज्म आएंगे, तो उस तालाब में जो प्रोडक्टिविटी होगी वो बढ़ेगी, उस तालाब में डिकम्पोजिशन की जो प्रोसेस होगी वो बढ़ेगी, उस तालाब में जो दूसरे कंज्यूमर्स के लिए फूड का उत्पादन है वो बढ़ेगा। तो
तो इसी प्रोसेस की वजह से जो तालाब होगा वो कहीं ना कहीं नैरो होने लगेगा, है ना। उस तालाब में ऑर्गेनिक मटेरियल, ऑर्गेनिक कंपाउंड ज़्यादा बनने की वजह से हम कहेंगे कि तालाब की एजिंग होने लगी है, तालाब की उम्र बढ़ने लगी है। इसी प्रोसेस को बोलते हैं यूट्रोफिकेशन। तो अगर किसी ने आपसे पूछा यूट्रोफिकेशन क्या है, तो आप एक लाइन में कहना नेचुरल एजिंग ऑफ लेक। सुपोषण क्या है? किसी भी वाटर रिजर्वायर या किसी भी जल के स्रोत में जो प्राकृतिक उम्र है वो बढ़ना। क्यों? उस तालाब में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का बढ़ने की वजह से, उस तालाब में प्रोडक्टिविटी बढ़ने की वजह से, उस तालाब में डिकम्पोजिशन की प्रोसेस बढ़ने की वजह से, डिकम्पोजिशन में अपघटन बढ़ने की वजह से, डिकम्पोजिशन बढ़ने की वजह से वहाँ पर बहुत सारा ऑर्गेनिक मैटर आएगा। ऑर्गेनिक मैटर आएगा तो वहाँ पे हरियाली और बढ़ेगी, तो उस तालाब की जो गहराई है वो कम होगी या बढ़ेगी? कम होगी। और इसी प्रोसेस को बोलते हैं नेचुरल एजिंग ऑफ लेक। एक समय था जब भोपाल में तालाब की खुदाई की गई थी, कई वर्षों तक बारिश नहीं हुई थी भोपाल में, तो भोपाल में 1-2 साल तक किनारों किनारों पर लोग श्रमदान करते थे। श्रमदान, ये 8-10 साल पहले की बात है ना। श्रमदान का मतलब आप जो है अपनी फिजिकल एक्टिविटी से कुछ डोनेट कर रहे हो, तो आप लोग वहाँ पे तगाड़ी कुल्हाड़ी वहीं मिलती थी, तगाड़ी में फावड़े से जो है मिट्टी इकट्ठी करके दूसरे जगह ठिकाने लगाते थे, और कुछ लोग पन्नी में भर के भी ले आते थे, घर में गमले में लगाएंगे बड़े तालाब की मिट्टी, क्या पता अपने गमले में फूल खिल जाएं, है ना। तो मेरा जो कहने का मतलब है आपसे वो ये है कि तालाब में किनारों किनारों पर हमने मिट्टी निकाली थी उसकी गहराई बढ़ाने के लिए, और उसके बाद ईश्वर की कृपा से आज तक तालाब खाली नहीं हुआ। हर साल बारिश हो जाती है, अपन चले भी जाते हैं देखने, ठीक है। सुबह बढ़िया माहौल रहता है, वहाँ पे शांति रहती है, सुकून रहता है, और आस पड़ोस के लोग भी नहीं मिलते, ठीक है। नहीं, दिन में तो कोई ना कोई से आमना सामना हो ही सकता है, रिस्क रहता है, ठीक है। तो जो है समझ गए बात को, ठीक। तो यूट्रोफिकेशन याद रहेगा। तो कोई पूछेगा नेचुरल एजिंग ऑफ लेक को क्या बोलते हैं, क्या कहोगे? यूट्रोफिकेशन, ठीक है। कितने फ्लैजिला होते हैं इसके पास? 2 फ्लैजिला होते हैं इसके पास, ठीक है, 2 फ्लैजिला होते हैं, और ये पानी के बहाव के साथ ही आगे बढ़ता है, फ्लोट पैसिवली इन थ्रू वाटर करंट। एक लाइन आप चाहो तो लिख सकते हो, इसकी क्या, इसी के आगे या इसी से जोड़कर, अगर समझ में नहीं आ रहा ये वाला पॉइंट, फ्लोट पैसिवली विथ वाटर करंट। पानी के बहाव के साथ किसी ऑर्गेनिज्म का आगे बढ़ना या मूव करना या अपनी लोकेशन चेंज करना, ठीक है, इसको बोलते हैं पैसिव फ्लोटिंग या पैसिवली फ्लोट, ठीक है। तो अगर किसी ने पूछा क्या अंतर होता है एक्टिव और पैसिव फ्लोटिंग में, किसी भी चीज़ के बहने को अगर हम एक्टिव और पैसिव की नज़र से देख रहे हैं, तो एक्टिव फ्लोटिंग तब कहलाएगा जब वो अपनी दम पर अपनी एनर्जी खर्च करके फ्लोट करेगा, और पैसिवली फ्लोटिंग तब कहलाएगा जब वो अपनी नहीं किसी दूसरे की दम पर फ्लोट करेगा, ठीक है। आप बड़े तालाब गए, ठीक है, आप बड़े तालाब गए, वहाँ बड़ा तालाब भोपाल में ही आपको पता होगा, है ना, बड़ा तालाब छोटा तालाब, है ना, ऐसे बोलते हैं भोपाल में। कहाँ जा रहे हैं? बड़ा तालाब जा रहे हैं, छोटा तालाब जा रहे हैं, ठीक है, समझ गए। तो भोपाली बहुत फेंकते हैं लंबी लंबी, ठीक है। तो जो है वो कहते हैं कि छोटा तालाब, एक बार रानी का कोई पत्थर गुम गया था यहाँ पे भोपाल में, है ना, तो राजा ने उस पत्थर को ढूंढवाने के लिए गड्ढा करवा दिया था, तो छोटा तालाब बन गया, ठीक है। और उसका जो मलबा है, वो जो खुदाई के बाद मलबा निकला था, उस मलबे को अपन ने मनोवाभान टेकरी के पास फेंकवा दिया था, तो टेकरी बन गई, समझ गए ऐसा। तो भोपाली जो है फेंकना मतलब लंबी लंबी फेंकना, ठीक है, बड़ी बड़ी बातें करना, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि भाई ये पैसिव फ्लोट, हाँ, तो बड़े तालाब आप गए, तो वहाँ पे क्या हुआ कि आप नाव में बैठे, नाव एक होती है, एक पैडल बोट होती है,
एक सवारी वाली नाव होती है जिसमें बहुत सारे सवारी बैठती है और एक व्यक्ति रहता है जो नाव के एक पॉइंट पर किनारे पर बैठ जाता है। उसके पास जो बड़े बड़े चम्मचे होती हैं जिसको चप्पू बोलते हैं, क्या बोलते हैं, चप्पू, है ना। उस चप्पू को वो ऐसे 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 करता है और नाव को आगे बढ़ाता है, ठीक है, एक्सरसाइज, ठीक है। तो एक होती है मोटर बोट, मोटर बोट में मोटर लगी रहती है, तो आप एक्सलरेट करते हो वो आगे बढ़ती है, ठीक है ना। बस उसको टांग से नहीं रोक सकते, तो गर्ल्स को मोटर बोट पे सवार नहीं होना चाहिए, है ना, ऐसा। उसमें जो है उसमें अलग सिस्टम होता है कि वो रोटर जो होता है वो उसका अपोजिट डायरेक्शन में घूमता है तो नाव उसकी जो मोटर बोट है रुक जाती है ना, उसका अलग कॉन्सेप्ट है। वैसे ही वो लोग आपके हाथ में नहीं देते, वो खुद खड़े होते हैं, आप आगे खड़े होते हो, वो जैकेट पहनकर जिसमें एयर भरी रहती है, ठीक है, ताकि आप डूब ना जाओ, तो उससे वो आपको एक राउंड लगवा देता है, ठीक है, ऐसा। तो मेरा जो कहने का आपसे मतलब है वो ये है कि मान लो चप्पू गिर गया, एक तो है कि वो चप्पू से अपनी जान लगा रहा है और नाव को आगे बढ़ा रहा है, ठीक है। चप्पू गिर जाए अगर तो ये नाव वहीं रुक जाएगी या थोड़ी आगे बढ़ेगी, पानी के बहाव के साथ अब चलेगी कि नहीं चलेगी, चलेगी। तो नाव दोनों ही केस में चल रही है, चप्पू से जब दम लगा रहे हैं तब भी चल रही है और चप्पू अगर गिर गए तब भी चल रही है। चप्पू से दम लगाने पर अपनी दिशा और अपने हिसाब से चल रही है और चप्पू गिर जाने के बाद वो पानी के बहाव के साथ बह रही है। ठीक उसी तरह अगर किसी माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म के पास फ्लैजिला है तो वो फ्लैजिला पानी में अपनी ओर से ताकत नहीं लगाएगा, वो सिर्फ डायरेक्शन डिसाइड करेगा, वो सिर्फ दिशा निर्धारित करेगा, वो सिर्फ एक दिशा देगा, ठीक है, बात समझ गए, है ना। तो ये जो फ्लैजिला के साथ कोई ऑर्गेनिज्म मूव कर रहा है वो पैसिव फ्लोटिंग का एग्जाम्पल बनेगा, है ना, समझ गए। इसके अलावा मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म ऐसे ही हैं कि जिनके पास फ्लैजिला है उनकी जो फ्लोटिंग है उसे आप पैसिव फ्लोटिंग ही बोलोगे, क्योंकि फ्लैजिला ने अपनी खुद की कोई ताकत नहीं लगाई, वो तो सिर्फ पानी में अपने आप को इस तरीके से मूव कर रहा है और दिशा निर्धारित कर रहा है, ठीक है। बाकी मूव हमें कहाँ होना है, पानी के बहाव के साथ ही, आया कि नहीं आया, आ गया, ठीक। इसके अलावा अगर फ्लैजिला है तो भी पैसिव फ्लोटिंग, अगर फ्लैजिला नहीं है, अगर है तो भी पैसिव फ्लोटिंग, और अगर नहीं है तो पैसिव फ्लोटिंग के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं है। पानी के बहाव के साथ बढ़ने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। क्लियर होगी बात। तो आपको मेरे ख्याल से ये बात भी समझ में आ गई, ठीक। अगला पॉइंट है इसका न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन कैसा होता है, ऑटोट्रॉफिक, ये अपना फूड खुद से प्रिपेयर कर लेते हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इनके पास है, उसकी वजह से अपना भोजन स्वयं से निर्मित कर लेंगे। इसके अलावा ये लार्ज अमाउंट में ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि वातावरण में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को ये एब्जॉर्ब कर लेंगे, सनलाइट का ये प्रयोग कर लेंगे, फ्यूकोजेंथिन पिगमेंट इनके पास है ही, उसकी वजह से फोटोसिंथेसिस करके ऑक्सीजन बना लेंगे, ग्लूकोज बना लेंगे और वाटर बना लेंगे एज ए मेटाबॉलिक वेस्ट। बात समझ गए। इसके अलावा होंगे कितने बड़े, माइक्रोस्कोपिक, यूनिसेलुलर, छोटे होंगे बहुत। क्लियर होगी बात, यूनिसेलुलर होंगे, नजर आ जाएंगे निगाहों से, नजरों से, लेकिन बहुत छोटे होंगे, सूक्ष्म होंगे, ठीक है। इसके अलावा इन्हें प्राइमरी प्रोड्यूसर भी कहते हैं ओशंस में, क्योंकि यही वो हैं जो किसी भी वाटर रिजर्वायर में सबसे प्राथमिक स्तर पर प्रकाश संश्लेषण करके फोटोसिंथेसिस करके फूड प्रोड्यूस करेंगे। किसके लिए, प्राइमरी कंज्यूमर के लिए, जू प्लैंक्टन्स के लिए। तो क्या हम इन्हें फाइटोप्लैंक्टन का जर्दा नहीं दर्जा दे सकते हैं, क्या हम इन्हें फाइटोप्लैंक्टन का दर्जा दे सकते हैं, ठीक है ना। दर्जा मतलब पदवी देना, ठीक है। जैसे आप जो है कल को डॉक्टर बन जाओगे नीट निकाल कर, तो आपको जो आम जनता है, सामान्य जनता है, जो ज़्यादा समझदार नहीं है, ज़्यादा नहीं जानती, भोली भाली जनता है, वो आपको ईश्वर का दर्जा देगी। स्मार्ट लोग तो यूट्यूब देखते हैं, उनको पता है डॉक्टर लूटते हैं, है ना, डॉक्टर अननेसेसरी जांचें लिखते हैं, डॉक्टर महंगी वाली दवाई लिखते हैं जो बगल वाले मेडिकल स्टोर पे मिलती है, ठीक है ना। डॉक्टर ने लूटा मारी मचा के रखी है ना। सरकारी में तो बात भी नहीं करते डॉक्टर पेशेंट से, बस समस्या सुनते हैं और दवाई लिख देते हैं, ठीक है। इमरजेंसी डिपार्टमेंट ऐसे ही होता है ना, क्योंकि आप इमरजेंसी डिपार्टमेंट में सर्दी खांसी जुकाम की दवाई देने जा रहे हो तो कौन देगा आपको, डॉक्टर का दिमाग और ख़राब होगा,
भाई इमरजेंसी मतलब आपातकालीन स्थिति है ना, आपको दिन में टाइम नहीं मिल रहा था, आप रात को 12 बजे इमरजेंसी जा रहे हो, जिस दौरान डॉक्टर जो है आरटीए के किसी पेशेंट को ट्रीट कर रहा है, आप बोल रहे हो डॉक्टर साहब सर्दी खांसी जुकाम की दवाई लिख दो। आरटीए के पेशेंट को डील करना बड़ी चीज़ होती है, उसमें लिखा पढ़ी का काम भी करना है डॉक्टर को, उसमें उसकी एमएससी रिपोर्ट भी बनानी है, उसमें उसको कंसल्टेंट का ओपिनियन भी दिलवाना है, उसको रेफ़र भी करना है, उसको ट्रीट भी करना है। उसी दौरान अगर आप सर्दी खांसी जुकाम का इलाज करवाने पहुंचोगे रात को 2 बजे तो उसका दिमाग ख़राब हो गई, फिर वो आपको कुछ सुनाएगा, आप उसको सुनाओगे, लड़ाई होगी, पेपर में दूसरे दिन छपेगा डॉक्टर की लापरवाही। ये नहीं बताएंगे कि वो सर्दी खांसी जुकाम की दवाई इमरजेंसी में लेने गया था। क्यों लेने गया था? दिन में उसको टाइम नहीं था, क्योंकि डॉक्टर तो फ्री बैठा रहता है, ऐसा लगता है अपन को, लेकिन इतना फ्री नहीं रहता। ठीक है, समझ गए? तो जब आप जो है एमबीबीएस कर लोगे तो ईश्वर की कृपा से आपको जो है लोग ईश्वर का दर्जा देंगे, नेक्स्ट टू गॉड कहेंगे। ठीक है, जान बचाने वाला कहेंगे, लाइफ को सेव करने वाला कहेंगे, आप लाइफ सेवियर कहेंगे, है ना, ऐसा। तो दर्जा समझ गए? दर्जा का मतलब समझ गए? तो बताओ हम इन्हें क्या कह दें, किस चीज़ का दर्जा दे देना? प्राइमरी प्रोड्यूसर का दर्जा देंगे, क्योंकि ये सभी एक्योटिक ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं पानी में उन सब के लिए फूड प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसलिए हम इन्हें प्राइमरी प्रोड्यूसर का दर्जा देंगे, पदवी देंगे। सही है। एल्गी सर ये प्रोटीन मतलब को इकट्ठा करके प्रोटीन भी बनता है खा के। हाँ, एल्गे का प्रोटीन, एल्गे की तो बात ही मत करो, एल्गे तो अपन वहाँ पढ़ेंगे प्लांट में, एल्गे, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये सब प्लांट किंगडम में पढ़ेंगे, वहाँ पे एल्गे आएंगे, रेड एल्गे, ब्राउन एल्गे, ग्रीन एल्गे, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, क्लोरोफाइसी, वहाँ देखेंगे। अभी हम देख रहे हैं प्रोटिस्ट, एल्गे सिर्फ नाम आया है इसमें, ये एल्गे नहीं पढ़ रहे। ठीक है, इस बात से आप वाकिफ हो गए ना? चलिए, तो ये न्यूट्रिशन कैसा है इसका? ऑटोट्रॉफिक, अपना भोजन खुद से बना लेता है मेजॉरिटी, कुछ ऑर्गेनिज्म दूसरों पर डिपेंडेंट हो सकते हैं। लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, इसीलिए इन्हें चीफ प्रोड्यूसर क्यों बोला गया? क्योंकि ये जो है वो ये क्या करते हैं, ये बहुत अच्छी मात्रा में फूड प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि ये प्राइमरी प्रोड्यूसर की तरह एक्ट करते हैं। और समुंदर में या नदी के पानी में सबसे पहले अगर प्राइमरी प्रोड्यूसर का नाम लिया जाता है तो उसमें हम क्रिसोफाइट का नाम लेते हैं। ठीक है, तो एग्जाम में सवाल आया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज चीफ प्रोड्यूसर इन ओशन, निम्न में से कौन किसी बड़े वाटर रिजर्वायर में, बड़े जल स्रोत में प्राथमिक उत्पादक कहलाता है? तो जवाब होगा क्रिसोफाइट। समझ गए? इसके अलावा डायटम्स की अगर हम बात करें तो इसकी जो सेल वॉल होती है ये इस तरीके से अरेंज होती है कि सोप बॉक्स जैसा नजर आने लगता है हमें डायटम। सोप बॉक्स की तरह इसके दो स्ट्रक्चर आपस में फिट हो जाते हैं। तो आपसे एग्जामिनर ने पूछा कि कौन है प्रोटिस्ट में जो सोप बॉक्स की तरह अरेंजमेंट दिखाता है, तो आप जवाब दोगे क्रिसोफाइट। और यहां पर चीख चीख कर वो खुद कह रहा है कि मैं साबुनदानी की तरह हूं, मैं सोप बॉक्स की तरह हूं। साबुनदानी समझते हो? साबुनदानी में क्या होता है? साबुदानी की बहन साबुनदानी, ऐसा तो नहीं। साबुनदानी एक ऐसा यंत्र है, एक ऐसा जो है प्लास्टिक का स्टोरेज डिवाइस है जिसमें आप साबुन को स्टोर कर सकते हो। ठीक है, कुछ साबुन ऐसे होते हैं जो पानी लगते ही गल जाते हैं। आए थे बड़े तानाशाह बनकर, लेकिन पानी की कुछ बूंदें उनको गला देती है और वो पिघल कर आड़े टेढ़े हो जाते हैं। ठीक है ना? कई बार वो इतने आड़े टेढ़े हो जाते हैं कि उसका आधा भाग साबुनदानी के नीचे तक आ जाता है निकल के, फिर अपन नीचे से निकाल के उसी के ऊपर फिक्स कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि जो पतली पतली साबुन की फ्लैप्स होते हैं, पतले पतले, है ना, जो कई बार अगर बाथरूम में गिर जाएं तो निकालना उनको मुश्किल हो जाता है। फिर हम कैसे भी करके अपने बड़े नाखून का इस्तेमाल करके उनको स्क्रैप कर ही देते हैं, और कई बार वो स्क्रैप नहीं हो पाते तो ऐसे ऐसे करके उनकी गोली बनाकर मेन साबुन में चिपका देते हैं। यही अपना टैलेंट है। समझ गए? है ना? तो कहने का जो मेरा मतलब है आपसे वो ये है कि साबुन को पानी से बचाने के लिए, खासकर डव साबुन, पियर्स साबुन, ये महंगे साबुन है, पानी में बहेंगे तो दिक्कत होगी, है ना। 1/4 मॉइस्चराइज़र के गुण है डव साबुन में, तो साबुन को पानी से बचाना आपकी जिम्मेदारी बन जाती है। ठीक है, बड़ी मुश्किल से अपन लेके आए हैं,
पूरा खानदान अपना लाइफ बॉय से नहा रहा है, अपन डब से नहा रहे हैं, तो सबको अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। और दादी नानी या मम्मी की नज़र भी रहेगी एकदम से, अभी तक तो ये लाइफ बॉय से मुंह धोती थी, अब इसको डब का चस्का कहाँ से चढ़ गया। 10 तरह के सवाल उनके दिमाग में आएंगे, 10 तरह के जो हैं वो ओवर थिंकिंग वाले पॉइंट उनके दिमाग में आएंगे, है ना। तो बेहतर है कि हम उस साबुन को साबुनदानी में रखें ताकि वो पानी से बच सके। तो हम इसके लिए क्या खरीदेंगे, साबुनदानी खरीदेंगे। तो साबुनदानी की तरह ही दिखाई देता है क्रिसोफाइट। इसके जो वॉल के स्ट्रक्चर होते हैं वो बिल्कुल ऐसे होते हैं कि साबुनदानी का एक स्ट्रक्चर नीचे, साबुनदानी का ढक्कन ऊपर। ढक्कन से आपको ढक्कन ही याद आता है ना, ढक्कन ऊपर, ठीक है, समझ गए। तो क्रिसोफाइट का सोप आपको साबुनदानी की याद दिला देगा, साबुनदानी से आपको साबुनदानी जैसा स्ट्रक्चर याद आ जाएगा जो इनडिस्ट्रक्टेबल है, इनडिस्ट्रक्टेबल, जो टूट ना सके वो इनडिस्ट्रक्टेबल है ना। किसकी वजह से, सिलिका की वजह से। तो सिलिका की मौजूदगी ने क्या बना दिया, सिलिका की मौजूदगी ने डायटम्स को इनडिस्ट्रक्टेबल बना दिया, है ना, टूटने के लिए कम प्रोन है ये क्रिसोफाइट। किस वजह से, सिलिका की वजह से इन देयर सेल वॉल। सोप बॉक्स की तरह दिखाई देता है, ये भी आपको याद हो गया। और जब ये इनकी मौत हो जाती है, जब डायटम्स अपना समय पूरा कर लेते हैं, तो कई साल गुजर जाने के बाद हमें समुंदर की तली या वाटर रिजर्वायर के बेस में इस तरह के सिलिका के छोटे छोटे टीले नज़र आते हैं। सिलिका के इस तरह के टीले नज़र आते हैं, टीला समझते हो, टीले नज़र आते हैं। उन्हीं टीलों की वजह से हम डायएटोमेशियस अर्थ नाम का प्रयोग करते हैं। आपसे एग्जामिनर ने पूछ लिया कि ये डायएटोमेशियस अर्थ क्या है। डायएटम की मृत्यु के बाद ज़मीनी स्तर पर ढेर सारा सिलिका एकत्रित हो जाने की वजह से हमने नाम दे दिया डायएटोमेशियस अर्थ। तो आपसे किसी ने पूछ लिया कि डायएटोमेशियस अर्थ के लिए निम्न में से कौन सा किंगडम जिम्मेदार है, विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डायएटोमेशियस अर्थ। तो आपका जवाब होगा किंगडम प्रोटिस्टा। समझ गए। प्रोटिस्टा के अंदर कौन, क्रिसोफाइट, क्रिसोफाइट के अंदर कौन, डायटम। समझ गए। चलिए, डायटम्स को चीफ प्रोड्यूसर क्यों बोला आपको पता चल गया, सोप बॉक्स आपको पता चल गया, साबुनदानी समझ में आ गई, सिलिका समझ में आ गया। तो सिलिका के ढेर सारे स्ट्रक्चर ज़मीनी स्तर पर जब टीले बना देंगे तो उसे हम डायएटोमेशियस अर्थ का नाम देंगे। ये एक रात में नहीं हो जाएगा, इसमें वक्त लगता है, सालों लगते हैं, है ना। एक छोटा सा यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म है, उसको एक टीला तैयार करना है, हज़ारों साल लगेंगे, है ना। तो हज़ारों साल में समुद्र की तली पे आपको सिलिका नज़र आएगा जिसे आप डायएटोमेशियस अर्थ कहोगे, और उसी सिलिका को स्क्रैप कर करके आपको कांच बना कर देखते हैं जिसमें आप अपना चेहरा देखते हो, ठीक है, समझ गए, है ना। और उसे संवारने की कोशिश करते हो, ठीक है। इस उम्र में हम अपने आप को संवारने में एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं, है ना। तो थोड़ा जोर भविष्य बनाने में भी लगा दिया जाए, है ना, ठीक है। तो इसके अलावा लास्ट पॉइंट, क्या काम है। पहला काम है, सिलिका जो होता है ग्रिटी होता है, थोड़ा सा कठोर होता है, इसीलिए इसे पॉलिशिंग में इस्तेमाल करते हैं, फिल्ट्रेशन में इस्तेमाल करते हैं, और एज ए बायोफ्यूल भी कई बार इसका इस्तेमाल किया जाता है। आपको मेनली फिल्ट्रेशन और पॉलिशिंग याद करना है, ठीक है। मेरे ख्याल से इतनी बातें आपको समझ में आ गई हैं।